बात करेंगे जादू टोने की। जादू टोना, तंत्र मंत्र, नरबली और डायन ये कोई पिछली सदी की कहानी नहीं है, ये आज की हकीकत है। बिहार के पूर्णिया में टोटका के चलते टेटगामा गांव में इंसानियत को आग के हवाले कर दिया गया। डायन बताकर एक ही परिवार की 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को जिंदा जला दिया गया। पूरा गांव दहशत में है। और इधर टीकमगढ़ के विजयपुर गांव में मंदिर के पास सिरकटी लाश मिली। झंडा, नींबू, नारियल और अगरबत्ती, उसके साथ एक चीलम लाश के बगल में थी। नरबली की आशंका इससे जताई जा रही है। 2 राज्यों की ये 2 घटनाएं कई सारे सवाल खड़े करती है। एक ऐसी क्रूरता जिसे देखकर ये सवाल उठता है कि क्या हम 21वीं सदी में सिर्फ तकनीकी तौर पर आगे बढ़े हैं? सोच अभी भी हमारी वही पिछड़ी है। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने, टीकमगढ़ की और बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें। टीकमगढ़ की तस्वीरें अपने आप में दिल को दहला देती है। एक शव मिलता है, एक लाश मिलती है जिसका सिर धड़ से अलग। आसपास होता है अगरबत्ती, टोटके के सामान, नींबू, एक तस्वीर, चीलम। पूर्णिया में एक ही घर के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है इस शक में कि ये परिवार जादू टोना करता है और लोगों को परेशान करता है। 2 तस्वीरें हमारे भारत की ही है और ये 2 तस्वीरें दिखाती है कि किस तरह से हम लगातार विकास की ओर अग्रसर तो है ही, लेकिन कहते हैं कि पीछे क्या हो रहा है, पीछे ये हो रहा है। टीकमगढ़, पूर्णिया में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वाकई कई सारे सवाल खड़े करती है। तो इस पूरे मुद्दे पर एक्सपर्ट से बात तो करेंगे ही, लेकिन बंसल न्यूज भी कुछ सवाल उठाता है जिनके जवाब लेने की भी कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, लोगों में इस तरह से अंधविश्वास बढ़ते जा रहा है, इसकी वजह क्या है? सवाल नंबर 2, 21वीं सदी में भी लोग पुरानी सोच में आखिर क्यों कैद हैं? डायन, प्राथ, नरबली अब भी जारी है। क्या शिक्षा की कमी अंधविश्वास की असली वजह है? ग्रामीण भारत में वैज्ञानिक सोच की शुरुआत कब होगी? नरबली और डायन समाज की कौन सी तस्वीर को दिखाता है? ये वो सवाल है जिनके जवाब लेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश मिश्रा, अध्यक्ष है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के। इसके अलावा DL तिवारी जी, रिटायर्ड DSP ऑफिसर है, और डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, क्लिनिकल काउंसलर है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ में। सबसे पहले दिनेश मिश्रा जी, आपके पास आऊँगी। 2 तस्वीरें सर जो हमने देखी, ये दर्शाती है कि हम 2 भारत में जी रहे हैं। एक भारत वो भारत है जहां हम सभी के हाथ में मोबाइल है, झट से हम कुछ भी सर्च करें, पूरी दुनिया हमारे मोबाइल में। और दूसरा भारत जहां अंधविश्वास के चलते या तो लोग खुद मर रहे हैं या तो दूसरों को मार रहे हैं। क्या वजह है सर? देखिए, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की हम बात करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी एक इसका प्रमुख कारण है, जिसके कारण अंधविश्वास जो है समाज में आज भी काफ़ी अधिक है। और इसमें अनपढ़ कहा जाए, अशिक्षित कहा जाए, बल्कि पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके हाथों में मोबाइल है, प्लेन में सफ़र करते हैं, वो भी बहुत सारे अंधविश्वासों को मानते हैं, तंत्र मंत्र जैसी बातों को मानते हैं, जादू टोने जैसी को मानते हैं। तो गांव शहरों में चूंकि उनको कई बार मदद मिल जाती है, इसलिए ऐसी विभत्स घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन ग्रामीण अंचल में जो ग्रामीण रहते हैं उनको कई बार समय पर नहीं मदद मिलती, इसलिए जो पूर्णिया जैसी जो घटना हुई है अंधविश्वास की, जिसमें डायन के शक में मार डाला गया है, ऐसी घटनाएं होती हैं। यह बहुत ही दुखद है। लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जागृत करने की आवश्यकता है और इसके लिए एक सघन जन अभियान की आवश्यकता होती है, ताकि लोगों को सही बात की जानकारी मिले कि कोई व्यक्ति क्यों बीमार होता है। इसमें जो सामने आ रही है बात, जो सामने आई है कि किसी व्यक्ति के बीमार होने पर उन्हें शंका, उन्होंने किसी तांत्रिक से पूछा और तांत्रिक ने कहा कि किसी के जादू टोने के कारण इस व्यक्ति को बीमार हुआ है या उसकी मृत्यु हुई है। तो लोगों को ये समझाने की लगातार आवश्यकता है कि जो बीमारियां हैं वो किसी जादू टोने से नहीं होती हैं, किसी के तंत्र मंत्र करने से नहीं होती हैं। बीमारियों का जो कारण है वो अलग अलग है। जो संक्रमण है उनसे लोग बीमार होते हैं, जो कुपोषण है उससे लोग बीमार होते हैं, जो दुर्घटनाएं हैं उसके कारण लोग बीमार होते हैं और उसके कारण विकलांग होते हैं। कोई व्यक्ति किसी को इस प्रकार के जादू से नहीं मार सकता है, नहीं किसी को ठीक कर सकता है। लेकिन यह जो मैसेज है, यह जो
सिद्धांत है, ये अभी तक जो ग्रामीण जनता में सही ढंग से नहीं पहुंच पाया है। इसके कारण अभी भी अंधविश्वास की घटनाएं हो रही हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसमें हमको बदलाव की ज़रूरत है। आज लोगों को लोग बड़े बड़ी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि उसमें आपको ऐसे अंधविश्वास की घटनाएं दी जाएंगी। किसी बड़े स्थान पर भी लोग जो हैं बहुत सारे अंधविश्वासों को मानते हैं, नींबू से काटने की बात जो करते हैं, अलग अलग प्रकार से जादू टोने की बात करते हैं। तो एक इसमें शिक्षा में हमको इस चीज़ को जोड़ने की ज़रूरत है कि एक अंधविश्वास निर्मूलन को जोड़ा जाए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक जागरूकता को जोड़ा जाए, और इसमें लगातार हर स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो जिसमें लोगों को चमत्कारों के बारे में जो लोग कहते हैं उसके में सही जानकारी दिया है कि कोई चमत्कार नहीं होता है। लोगों को ठगने के लिए ऐसे काम करते हैं। देखिए रायपुर के पास में और बहुत सारे स्थानों पर देखिए ऐसे बाबा लगातार पकड़ा रहे हैं, उसके बाद भी ऐसे बाबाओं का साम्राज्य खत्म होता नजर नहीं आता है। जाग आ रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इस पर आऊंगी फिर से और अच्छे से समझने की कोशिश करूंगी, लेकिन मानसिकता क्या होती है इन लोगों की, ये सोचना भी बहुत जरूरी हो जाता है। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े। संजीव जी, कहां जा रहे हैं हम? ना ही केवल ग्रामीण अंचलों की बात करें, हाल ही में अगर राजा सोनम वाला केस भी हम देखें तो उसमें भी टोने टोटके का एंगल सामने आ रहा है। सोनम के घर वाले भी काफी ज्यादा इन सब चीजों में मांगते हैं, जबकि वो वेल सेटल्ड रिच फैमिली, उसके बावजूद भी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व होना। कोई बीमार हो जाता है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय इस तरह से तांत्रिकों के पास ले जाना, कहां से इस सोच आती है सर? कहां से इस सोच का जन्म होता है? देखिए, भावनात्मक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं। किसी भी तरह की इस तरह की बातें जब उनके सामने की जाती हैं कि चमत्कार की बातें, तो बड़े जल्दी प्रभाव में आ जाते हैं। और इस तरह की घटनाएं हमको बहुत ज्यादा समाज में देखने को मिलती हैं कि जैसे मास हिस्टीरिया से आपने सुना होगा, एक स्कूल में कुछ एक बच्चियों को कुछ दौरे आए तो पूरे स्कूल की बच्चियों को दौरे आने लगे। तो ऐसे ही शेयर्ड डिल्यूजन होता है, मतलब कुछ मानसिक बीमारियों के लक्षण होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति को शंका होती है, और वो शंका इतनी ज्यादा तीव्र होती है और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ उस बात को बोलता है, तो दूसरे लोग भी उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। तो उसको बोलते हैं शेयर्ड डिल्यूजन। जैसे शेयर्ड डिल्यूजन लोगों के अंदर डेवलप होता है, और इस तरह की घटनाओं को इसी की परिणति हमको इस तरह की घटनाओं देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें कि ये अंधविश्वास, ये चमत्कार जो है, ये कहीं ना कहीं एक कमजोर मानसिकता, ये मानसिक समस्या को तो दर्शाता ही है। इसमें एक वैज्ञानिक समझ, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण लोगों के बीच में डेवलप हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की जब भी कोई घटना होती है तो उनका विश्लेषण होना चाहिए, उन पर बात होना चाहिए, इससे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा हो। इस तरह की चीज़ों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित ना करें। और कोई चमत्कार नहीं होता है, कोई इसी तरह की तंत्र मंत्र विद्या नहीं होती है। ये सब उससे बकवास है, इसमें इसके पीछे कोई विज्ञान नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल। डीएल तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगी, एक लंबा कार्यकाल आपका रहा है, कई सारे केसेस आपने देखे होंगे। ये जो केसेस हम अभी देख रहे हैं, अगर हम 10 साल पहले जाए तो क्या कुछ अंतर आपको लगा है? क्योंकि कई सारी चीज़ें बदली है, टेक्नोलॉजी बदली है, लोगों तक आज मुझे लगता है कि गांव में भी लोगों के पास फोन्स तो होंगे ही, उसके बावजूद भी इस तरह के केसेस सामने आना, कानून का इसमें क्या रोल रहता है सर? देखिए स्मिता जी, ऐसा है कि ये तो तय है कि जिस गांव में वो घटना हुई है बिहार में, वहाँ कम्युनिकेशन तो है। ये बताया गया है कि जैसे ही ये घटना हुई तो उसका एक 16 साल का लड़का, जो पीड़ित पक्ष है उसका 16 साल का लड़का है, और उसने जाके पुलिस को सूचना दी। इसका मतलब सीधा है कि वहाँ कम्युनिकेशन है, मोबाइल है, और मोबाइल है तो मोबाइल से बहुत सारी शिक्षा भी है और बहुत सारे सीख है। ऐसा नहीं है कि एकदम से अंधविश्वास है, पर लोगों का विश्वास आज भी अशिक्षा के कारण, गरीबी के कारण, कम्युनिकेशन गैप के कारण, रोड सड़क बाकी चीज़ें आपका अप्रोच ना होने के कारण, लोगों की वहाँ पहुँच नहीं होने के कारण ये सब समस्याएं आती हैं। सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य जहाँ खराब होता है और कोई झाड़ फूंक के चक्कर में चला जाता है आदमी, तो झाड़ फूंक वाला तो उस को स्वास्थ्य का लाभ देने का आश्वासन देता है। जब वो 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन वो ठीक नहीं होता है, तब वो फिर बोलता है कि भाई मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। मेरा अनुभव ये बताता है कि इस बात को जब वो बोलता है तो जो भी वो गुनिया हैं, चाहे जादू टोना करने वाला है, वो सोचता है कि भाई मैं कैसे इसको, तो वो एक ऐसी सलाह देता है जो बिल्कुल मानवता के विपरीत है कि इसमें नरबली देना पड़ेगी।
तो उससे भी आदमी बीमारी को ठीक करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए या अन्य चीज़ें प्राप्त करने के लिए, स्वास्थ्य में सुविधा प्राप्त करने के लिए, सही स्वस्थ हो जाएं उसके लिए, इन सब कारणों से वो अपराध में चला जाता है। उसको ये भान ही नहीं रहता है, चाहे वो सम्मोहन हो, चाहे वो जादू टोना हो, चाहे वो आप जैसा बता रहे थे नींबू मिर्ची, ये सब जो वो पड़ा हुआ था, लाल कपड़ा पड़ा हुआ था, बाकी चीज़ें पड़ी हुई थी, सिर अलग था, खेत में अलग था। तो ये जो है वहाँ कम्युनिकेशन गैप है, चाहे रूट का हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, इन सब के कारण अशिक्षा इसमें मूल कारण है। अंधविश्वास अशिक्षा मूल कारण है, क्योंकि इसमें अशिक्षा है तो अंधविश्वास है। इसी कारण से लोग ये इन अपराधों में जाते हैं। कई लोग संतान प्राप्ति के लिए भी चले जाते हैं नरबली में। देखिए नरबली है, नरसंहार है। एक जगह नरमली है जहाँ टीकमगढ़ है, दूसरी जगह नरसंहार है जहाँ केवल इस बात पर कि पिछले 4 दिन पहले कोई व्यक्ति गांव में एक युवक खत्म हो गया और लोगों का ये कहना था कि वो इस कारण खत्म हो गया कि वो एक महिला जो थी, वृद्ध महिला थी, उसके 4 और बहू बेटे बक सब शामिल थे। बोले ये जादू टोना करते हैं, उसी कारण हमारा ही खत्म हो गया। बिल्कुल सर, और कहीं ना तो कहीं तो लोगों की इन्हीं इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाया जाता है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। जी बिल्कुल, अभाव है। अगर कोई बीमार है, वास्तविकता अस्पताल से नहीं इसका जा कोई पाता लेना तो देना वो ओझा के पास चले जाता है, इस तरह से बाबाओं के पास चले जाता है। उससे एटलीस्ट उसे मेंटली तौर पर उसे एक क्षमता मिलती है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जाऊंगा। कहीं ना कहीं जिम्मेदार हमारा सिस्टम भी है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी है। दिनेश मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज को और भी दिनेश मिश्रा की ज़रूरत है। दर्शकों को बता दूं कि लंबे समय से अंधश्रद्धा के खिलाफ दिनेश मिश्रा जी ने और उनकी टीम ने खूब सारे प्रोग्राम्स चलाए। सर, छत्तीसगढ़ में जो आपने काम किया, एक कानून भी आया टोनी को लेकर छत्तीसगढ़ में, देश का एकमात्र राज्य जहां टोने टोटके को लेकर कानून भी है। और दूसरे राज्यों की बात करें तो तस्वीरें हमारे सामने। इतने प्रोग्राम सर आपने चलाए, लगातार जागरूकता फैलाने का काम, कानूनी तौर पर भी लगातार काम हो रहा है, लेकिन क्या सर आपको लगता है इसका प्रभाव जो होना चाहिए वो देखने को मिल रहा है? जी, उसका प्रभाव पड़ा है, काफ़ी हद तक पड़ा है, लेकिन अभी भी इसमें हमें लगातार काम करने की ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि हम इसमें लगातार सरकार के साथ बात करते हैं, संवाद करते हैं। जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर हमारी मीटिंग होती है। जो एनसीसी के कैंप हैं, जो एनएसएस के कैंप हैं और जो सामाजिक संगठन उनके साथ भी हमारी गाँव में मीटिंग होती है और हम लोगों को लगातार समझाने की बात करते हैं। जैसे कोरोना के समय से लेकर के अभी भी, क्योंकि मेरा उसमें प्रमुख उद्देश्य यही है लोगों से बातचीत करने का कि भाई बीमारियों के संबंध में लोगों को जितनी अच्छी जानकारी होगी उसके इलाज के संबंध में, तो लोग इस प्रकार के अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई वो लोग संतान प्राप्ति के लिए नरबली दे देते हैं, कोई खजाने के लिए नरबली देता है, तो उसको समझाने की आवश्यकता है कि आप दूसरे की जान लोगे तो आपके यहाँ बच्चा कैसे होगा, आप तो जेल चले जाओगे, आपके यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है। वैसी जो अलग अलग प्रकार की जो कुछ बाबाओं के जो होते हैं कार्यक्रम, जो लोगों को चमत्कार की पर्चियाँ दिखाते हैं कि मेरे पास आने से व्यक्ति ठीक हो जाता है, यह भी चीज़ें पाखंड हैं। ऐसी चीज़ों पर भी रोक होना चाहिए और इसमें जितनी ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पर ऐसे कानूनों की जानकारी दी जाए और लगातार वहाँ पर ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे लोगों को पता चले कि भाई अगर कोई व्यक्ति नींबू की बात कर रहा है, काले धागे की बात कर रहा है, तंत्र मंत्र की बात कर रहा है, वो उनको ठग रहा है। अगर किसी व्यक्ति किसी धर्म में आस्था है, पूजा पाठ कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई चमत्कार के माध्यम से लोगों को ठीक करने की बात करता है, जैसे चंगाई सभा में होता है, बहुत सारी सभाओं में होता है, बहुत सारे लोग ऐसे दरबार चलाते हैं, तो ये लोगों को ठगने का काम करते हैं। उनकी जो धार्मिक आस्था का फायदा उठा करके ये अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो लोगों को इस बात को बताने की जरूरत है। इसमें जो शासन होता है, स्थानीय शासन है, प्रशासन है, उससे भी बातचीत करने की आवश्यकता होती है। तो अगर लगातार इसमें बड़े स्तर पर यह काम होता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं रुकेंगी। और साथ ही अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जो ग्रामीण जन सुन रहे हैं कि कोई बीमार होता है तो आप उसको डॉक्टर के पास ले आइए, आप अपने सरपंच से बात करिए। किसी बैगा के चक्कर में, किसी तांत्रिक ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ही इतना कमजोर है? क्योंकि कोई बीमार होगा वो अस्पताल जाएगा, इतनी लंबी सरकारी अस्पतालों का, मैं कल ही गई थी यहाँ के सरकारी अस्पताल, इतनी लंबी लाइन कि इंसान बैठे बैठे परेशान हो जाए। आपको नहीं लगता सिस्टम को भी इसमें काम करना होगा, तभी जाकर इस तरह की चीजें सही हो पाएगी?
नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। उसमें जो सरकारी पोस्ट हैं, जो अस्पतालों में खाली जो पद हैं उनको भरे जाना चाहिए। उनको हम ऐसी बातें करते हैं कि भाई सर्पदंश के मामले आते हैं, जैसे बरसात है, बहुत सारे मामले आते हैं सर्पदंश के, इसमें केवल उनको इलाज नहीं मिल पाता है। तो जितने भी छोटे सेंटर है वहाँ भी सर्पदंश की वैक्सीन होना चाहिए। कई जगह बिजली गिरने के बाद भी लोग अंधविश्वास मानने लगते हैं कि बिजली गिर गई तो किसी ने कुछ कर दिया होगा, उसको गोबर से लीपते हैं। ऐसा जशपुर के इलाके में होता है, कई बार झारखंड के इलाकों में। तो वहाँ भी हम बातचीत करते हैं कि भाई ऐसी छोटी जगहों पर कुछ समय के लिए सीजनल वहाँ पर ऐसे आईसीसीयू बना दिए जाएं जहाँ पर ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को तुरंत इलाज मिल सके। उसमें अगर वो लंबी लाइन में लगना पड़ता है तो निश्चित रूप से उनकी आस्था जो होती है वो सरकारी तंत्र पे कम होती है, इलाज पे कम होती है, और इसका दुष्परिणाम ऐसी घटनाओं से देखने बिल्कुल, और मिलता है। जरूरत है सर इस तरह के विषयों पर बात करने की, जागरूकता की जरूरत है। संजीव जी, आपसे समझना चाहूंगी, खासकर हम भारतीय लोगों की बात करें, हम काफ़ी इमोशनल होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, कई सारे बाबा ये आकर कह देते कि इस पर तो मंगल का साया है, शनि की माया है, शुरू से ही बचपन से ये पूजा करवाओ, ये टोटका करो, वरना इसका 10 साल बाद ऐसा करियर होगा। ये एक ऐसी रिजिड मानसिकता है जो हम देखते हैं कि हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलती है, चाहे गरीबों की बात करें, और बड़े लेवल पर तो और भी ये बढ़ जाता है क्योंकि वो लोग पैसे लगा सकते हैं। इस सोच का क्या सलूशन हो सकता है सर, खासकर भारतीयों की बात करें, क्योंकि ये काफी ज्यादा देखने को मिलती है। देखिए, ये सोच जो है ना कहीं ये जो हम संस्कारों से मिलती है, उनके परिवारों में इस तरह की बातों को बढ़ावा दिया जाता है, उनकी पेरेंटिंग में ये सब चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। जब कुछ लोग बीमार हो जाए, नज़र उतारना और इस तरह की चीज़ें करना, वहीं से शुरुआत होती है इन सब चीज़ों की। सपने आ रहे हैं तो उसके लिए उनको उस नीचे तकिए के नीचे कुछ रख देंगे लोहे की चीज़, उससे उसको पूरे सपने नहीं आएंगे। और होता ये है कि ये चीज़ें फैलती क्यों हैं? जैसे मान लो अगर 10 लोग किसी बाबा और उसके पास गए, तांत्रिक के पास गए, उसमें से 9 लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ, एक व्यक्ति को किसी वजह से आकस्मिक रूप से कोई फायदा हो गया, तो वो सब उसको जाके 4 लोगों को बताएगा कि मेरे को उससे फायदा हुआ, तो 4 लोग फिर और ज़्यादा 4 लोगों को, तो उसमें माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है। उस माउथ पब्लिसिटी का इनको बहुत फायदा मिलता है। और ये जो लोग जिनको फायदा नहीं मिलता है वो किसी को जाके नहीं बताते कि यार हमको तो कोई फायदा नहीं है, हमको तो लूट लिया उस बाबा ने। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें फैलती हैं वो इस तरह के अंधविश्वास से फैलती हैं कि हम कोई भी तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं या कोई भी जादू टोना कर रहे हैं, तो उसको हम अगर लाभ हो रहा है तो हम उसको आकस्मिक रूप से हो रहा है वो, और हम उसको लोगों को बताएंगे तो लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है। तो इस तरह की चीज़ों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, इस तरह के लोगों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सिस्टम वाली बात तो है ही कि हमारे भारत में अभी ऐसे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर शिक्षा प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं है आज भी, और हेल्थ सुविधाएं नहीं है। तो लोग क्या करें, उनके पास ऑप्शंस नहीं है। जब उनको हेल्थ सुविधा नहीं मिलेगी तो वो कुछ इस तरह के आश्वासन में जल्दी आ जाएंगे और वो जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें सिस्टम की इसकी वजह से बहुत ज्यादा सर, एक पॉइंट आपसे ये भी समझूंगी, क्योंकि इस तरह के जो केसेस सामने आए, बिहार के पूर्णिया में हमने देखा कि किस तरह से पूरा गांव ही उन 5 लोगों के पीछे पड़ गया, उनके खून का प्यासा हो गया, मास सीरिया जिसे कहते हैं, कि एक बोलेगा अरे अरे वो तो भूत है, तो दूसरा भी वही बोलेगा, तीसरा भी वही मानेगा। कई सारे ऐसे उदाहरण, इस पर भी आपका एक कॉमेंट है। दिल्ली में भी आपने बताया, दिल्ली का बहुत बड़ा केस हुआ था, इसमें पूरे घर के लोगों ने 10-12 लोगों ने सुसाइड किया था। उसमें मूवी बनी, अभी सीरीज बनी है। तो ये मैं वो भी एक डिल्यूजन का केस था। वो एक साइकोटिक पेशेंट था, और साइकोटिक पेशेंट को ये बिलीव होता था कि उसके पिताजी जो है वो उस पर उसका पूरा पिताजी पूरा उसको वो देते हैं, कुछ संदेश देते हैं, संकेत देते हैं, और उस संकेत के हिसाब से वो काम करता था। और वो उसका जब उसके घर में तरक्की होने लगी, उसका आगे बढ़ने लगा, व्यवसाय बढ़ने लगा, तो उसको लगा कि हमारे पिताजी का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। अब उसको किसी उस तरह के उसको सपने आ रहे हैं या कुछ संकेत उसको मिल रहे हैं, तो वो जब अपने परिवार के लोगों को बताता है तो विश्वास करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही जो वो बोलता था वो सही हो जाता था कि भाई ऐसा ऐसा करने लगा। वो एक सिर्फ इत्तेफाक था। तो इस तरह के शेयर डिल्यूजन जिसको मैं आप बात कर रहा हूँ ना, तो शंका भी एक तरह की मानसिक बीमारी का लक्षण होता है, जिसको डिल्यूजन और परसिक्यूशन बोलते हैं। और ये शंका होती है कि ये मेरे बच्चे को जो बीमारी हुई है ये कहीं ना कहीं तंत्र क्रिया की वजह से हुई है, और ये लोग मिले हुए हैं, साजिश करते हैं, मेरा बुरा चाहते हैं। तो जब वो इस बात को अपने परिवार के लोगों को बोलता है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि वो सब उसके उसमें इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, तो सब लोगों को वैसे ही फील होने लगता है। और फिर कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं हो जाती हैं तो उनको लगता है देखो संकेत मिल रहे हैं हमको, इसका मतलब यही है। और फिर वो सब लोग मिलके और एक चीज किसी ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। तो ये एक कमजोर मानसिकता, कमजोर भावनात्मक स्थिति है लोगों की,
जो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों से ये जो अपने सर्वाइवल के जिन लोगों के साथ इश्यूज हैं, उनको भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, और इस तरह की घटनाएं ऐसी जगहों पर हमको देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। डीएल तिवारी जी, आपसे समझना चाहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के जो मामले सामने आते हैं कानून के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरह से पूर्णिया में पूरे ग्रामीणों ने ही मिलकर उन 5 लोगों को जलाया, तो एक की जिम्मेदारी हम कैसे तय करें कि भाई ये जिम्मेदार है इस अपराध का। तो ऐसे में अब कानून को किस तरह से संशोधित किया जाए या क्या किया जाए, क्या ऐसे एक्शन उठाए जाए सर कानूनी तौर पर कि शुरुआत में ही इस चीज को रोक दे, शुरुआत में ही इस तरह की एक्टिविटीज को रोक दे? देखिए स्मिता जी, ऐसा कानून तो आज भी सक्षम है और कानून बने हुए हैं पहले से। अंधविश्वास के खिलाफ हो, चाहे नरबली के खिलाफ हो, चाहे जादू टोना के खिलाफ हो, सब कानून बने हुए हैं। और कानून का पालन, एक्चुअल में कानून का पालन तो तब होता है जब कोई अपराध होता है, तब उसके बाद कानून की जो परिधि है वो तब कानूनी आदमी उसके बीच में इन्वॉल्व होते हैं। उसके पहले तो अशिक्षा है, अशिक्षा है, अशिक्षा का परिणाम है कि अंधविश्वास है। आप देखिए कि कोई भी वहाँ का व्यक्ति, वहाँ के जो ग्राम का प्रमुख है, मुखिया है, उसने प्रोवोकेट किया 100-200 लोगों को, 50-100 लोगों को, जितने को लोगों को प्रोवोकेट किया, और रात में जाके उसके परिवार को घेरा, उनको बाहर निकाला, वहीं मारपीट की और उसे किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर ले जाके उनको सबको जिंदा जला दिया। तो ये सिर्फ परिणाम है प्रोवोकेशन का, कि वो जो मुखिया है ग्राम का, उसने प्रोवोकेट किया। अब उसके अंदर क्या कारण था, उसके पीछे उसका क्या कारण था, ये तो अलग अलग अपराध में अलग अलग तरीके हो सकते हैं और लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है। किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी उस परिवार से हो सकती है, उस मुखिया की भी किसी से हो सकती है। तो ये सब कारण वही है, उनमें मूल कारण शिक्षा है और लोगों का जो कम्युनिकेशन नहीं होना है। पुलिस से जो हमारे यहाँ से लोगों की शिक्षा है या पुलिस की तरफ से कोई कानूनी शिक्षा या उनके अधिकारों का जब हम उनको बताते हैं कि भाई आपके ये अधिकार हैं और आप ऐसा हमारा सहायता ले सकते हैं, चाहे 112 से आप सहायता ले, सब जगह कम्युनिकेशन है। 112 से वो सहायता ले सकते थे, जहाँ पंचायत हो रही थी उसमें से कोई एक आदमी 112 पे डायल कर सकता था कि ऐसी कोई षड्यंत्र चल रहा है, ऐसी कोई बातें हो रही हैं, ऐसा प्रोवोकेशन चल रहा है, ऐसा उकसावा हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए तो जनता को ही आगे आना पड़ेगा। जब तक कोई सूचना पुलिस के पास नहीं आती, प्रशासन के पास नहीं आती, तब तक आगे आना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी, डर को खत्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो ग्रामीण इलाकों में हम देखते हैं लोग डर जाते कि अगर मैंने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई तो कहीं ये लोग मुझ पर हावी ना हो जाए। लेकिन ये गलत है। इस तरह के कार्यक्रम भी हम इसीलिए चलाते हैं सर, ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें हिम्मत आए कि अगर उनके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में स्टैंड ले। दिनेश मिश्रा जी, एक आखिरी कॉमेंट आपसे चाहूंगी। सर, प्रॉब्लम तो है ही, समस्या तो है ही, लेकिन समाधान क्या? क्योंकि इस तरह से जो बेकसूर लोग मारे जाते हैं और खासकर उन लोगों के लिए भी जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। उन लोगों के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे जो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व है कि वो भी भूल जाते हैं कि दूसरी दुनिया भी है या दूसरी तरफ भी कुछ है? दिनेश जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ, जी जी जी। एक लास्ट कमेंट सर। मेरा जो जैसा कि अभी जो चर्चा हो रही है उसमें जो जन जागरूकता इसका एकमात्र उपाय है और जो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, बीमारियों के संबंध में, अंधविश्वासों के संबंध में शिक्षा की जरूरत है। और शिक्षा के कहा जाए तो सिर्फ उनको एक अपने को साक्षर बनाना जरूरी नहीं है, उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है, उनको अच्छे बुरे में पहचान बताना जरूरी है। क्योंकि गांव में बहुत ऐसा कई बार माहौल होता है और वैसे किसी भी गांव में किसी को डायन कहना बहुत आसान होता है, और चूंकि जो गरीब परिवार के लोग रहते हैं वो विरोध नहीं कर पाते हैं, कई बार अपनी बात को छिपाते हैं, लोगों के पास में विरोध नहीं करते हैं। अगर तुरंत तात्कालिक विरोध होता है, सूचना दी जाती है और ऐसे और में सरपंच की एक निश्चित रूप से जिम्मेदारी होती है, तो कोई ऐसे हर मामले पर सरपंच पर भी जवाबदेही तय होना चाहिए। वहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहते हैं, गाँव के पंच हैं, सरपंच हैं, कई बार क्योंकि उनके वो लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी तय हो।
और साथ ही जो जिसपे आपने कहा था कि जो कानून बने हैं वो कानून भी पुराने हो चुके हैं, तो कोई कानून 15 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, उस पर जो जुर्माने की रकम है बहुत कम है, कारावास की रकम बहुत कम है। तो इन कानूनों को संशोधित करने की जरूरत के साथ ही जन जागरूकता एकमात्र इसका जो उपाय हो सकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें अच्छे बुरे की बात किया जाए, बीमारियों पर वे अस्पताल पहुंचे, ना कि किसी बाबा के पास पहुंचे, ना किसी तंत्र मंत्र वाले के पास पहुंचे, ना किसी बाबा के दरबार में जाए बीमारियों को ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसे बाबा पर्ची भी बांटते हैं कि हमारे यहाँ जो कोई आदमी आया था ठीक हो गया था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आध्यात्मिक गुरु या इस तरह के बाबा ये लोग कभी नहीं बोलेंगे, ये लोग कभी नहीं बोलेंगे कि भाई आपको कैंसर है तो आप अस्पताल जाओ, आपको ये बीमारी। सबसे बड़ी बात तो यही है और जागरूकता यहीं से आनी चाहिए। अगर भरे मंचों से कोई आध्यात्मिक गुरु ये कहे कि आपको ये बीमारी है तो आप फलाने डॉक्टर के पास जाओ, ये कहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि लोग जागरूक होंगे और इधर से ही जागरूकता फैलेगी। और बहुत ज़रूरी है, देखिए जिस तरह से शुरू में भी जिक्र किया कि हम दो भारत में जी रहे हैं, एक भारत जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से ओतप्रोत सब कुछ हमारे हाथ में, और दूसरा भारत जहां शक के आधार पर भोले भाले लोगों को मार दिया जाता है। और बंसल न्यूज़ की भी ये मुहिम है कि इस तरह के मुद्दों पर हम बातचीत करें जिससे हम अपने लेवल पर तो जागरूकता फैलाएं ही, साथ ही जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी सीख लें। इसी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, आपने आपका कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इस तरह से हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, कि जागरूकता फैलाते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।